once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So भाई बोर्ड्स मैराथन सीरीज की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बोर्ड एग्जाम आने के पहले मैम हमारे होने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स। प्रैक्टिकल एग्जाम्स की डेट्स आ चुकी है और ऑलमोस्ट स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो चुके हैं। डर लगता है कि बोर्ड्स का पेपर तो होगा ही, लेकिन उससे पहले जो एक्सटर्नल आएंगे वो हमसे क्या क्वेश्चंस पूछेंगे। वाइवा के क्वेश्चंस हमें बिल्कुल समझ नहीं आते। सिलेबस पढ़ा होता है, सारी चीजें क्लियर होती है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछने की बारी आती है तब पता नहीं कहां से सारी चीजें माइंड से ब्लैंक आउट हो जाती है। बिल्कुल यही सारी प्रॉब्लम्स आप भी फेस करते होगे। प्रैक्टिकल एग्जाम में आपने प्रोजेक्ट फाइल बना लिया होगा, प्रैक्टिकल फाइल बना लिया होगा, लेकिन डर लग रहा होगा कि एक्सटर्नल पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो यदि जानना चाहते हो कि एक्सटर्नल के थ्रू पूछे जाने वाले क्वेश्चंस क्या होंगे और पूरे 30 में से 30 मार्क्स यदि स्कोर करना चाहते हो अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में, व्हाई? बिकॉज 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ क्लास 12 CS कंप्यूटर साइंस और आईपी की, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। जिन भी स्टूडेंट्स ने क्लास 12 में CS IP ऑप्ट किया हुआ है और इस साल चाहते हैं कि अपना प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत बढ़िया तरीके से निकल जाए, जितने 30 मार्क्स का जो भी आपको टीचर्स ने अलॉट किया हुआ है, प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट फाइल, सब चीजें बना के ले जाना। लेकिन क्वेश्चंस वाइवा में क्या पूछे जाएंगे, तो वो वाइवा क्वेश्चंस लेकर आ चुकी है आपकी बरखा मैम। CBSE बोर्ड प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चंस, इससे बाहर आपसे वाइवा क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली जो है जितने बन सकते हैं वो सब मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन इससे बाहर जो कुछ बनेंगे वो भी बता के जाऊंगी। ठीक है जी, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना। और इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आगे बहुत सारे अमेजिंग मैराथन्स आपका इंतजार कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे आप फुल मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। याद रखना, हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना। शुरुआत से बताती आ रही हूं और आराम से आप इतने मार्क्स को स्कोर कर सकते हो यदि आप चैनल पे बने रहोगे, यदि आप स्टार्टिंग से जो मैं पढ़ा रही हूं उसको आप ध्यान से समझोगे और एंड तक फॉलो करोगे। ओके जी, चलिए तो करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा ही जाता है, दैट इज व्हाट इज पाइथन। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, इसके क्या फीचर्स है, इसको क्यों यूज किया जाता है, C++ जावा से कैसे डिफरेंट है, क्लास 12th में आपने पाइथन में क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। जो मैंने बताया ना, नोट डाउन करते चलो। ठीक है, क्वेश्चन एक होगा लेकिन यहां से बन सकते हैं इसके 10 क्वेश्चंस। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? सो व्हाट इज पाइथन? आपको अच्छे से पता है कि पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इसलिए से हम कहते हैं इजी टू यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। व्हाई? बिकॉज मैम यहाँ पे जो कोड लिखना होता है वो बहुत इजी होता है, इजी सिंटेक्स को फॉलो किया जाता है और साथ ही प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसको आराम से रन कर सकते हो। अगर हम C++ जावा के कंपैरेटिवली बात भी करें तो इसमें लाइब्रेरीज होती हैं जो आपको एडवांस सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिसमें आप वेब एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हो, साथ ही आप डेटा फ्रेम्स के थ्रू डेटाबेस वगैरह डिजाइन कर सकते हो। तो बहुत सारे फीचर्स हैं जो पाइथन आपको प्रोवाइड कर रहा है जो C++ जावा में नहीं होते। दैट इज व्हाई इट इज मोर यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, आप इसके एडवांटेजेस, इसके फीचर्स और इसके बारे में बताओगे बकायदा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है, व्हाई पाइथन इज कॉल्ड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। C++ में कंपाइलर यूज होता है इसलिए उसको कंपाइल्ड लैंग्वेज कहते हैं। जावा इंटरप्रेटेड कंपाइल्ड दोनों होती है, बट पाइथन इंटरप्रेटेड क्यों है? क्योंकि यहां पर कंपाइलर नहीं इंटरप्रेटर यूज होता है जो कि कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। अभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बेटा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज तो है लेकिन व्हाई इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज? इंटरप्रेटर यूज होता है मैम। अब इंटरप्रेटर करता क्या है? तो इंटरप्रेटर जो कोड आप लिखते हो ना स्क्रिप्ट में या इंटरैक्टिव मोड में, उस कोड को एक एक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। दैट इज व्हाई, सो बिकॉज Python code is executed line by an interpreter, that is why we can say it is interpreted language. Okay, अगला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है? कंपाइलर जो है वो एक ही बार में पूरे कोड को एग्जीक्यूट कर देता है, मतलब अगर 10 लाइन का आपने कोड लिखा है तो 10 लाइन एक साथ एग्जीक्यूट होगी कंपाइलर में, और अगर इंटरप्रेटर उसको एग्जीक्यूट करेगा तो पहली लाइन एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरी लाइन एग्जीक्यूट करेगा, फिर तीसरी, ऐसे वो 10 लाइन्स को एग्जीक्यूट करेगा। दैट इज व्हाई वी कैन से कंपाइलर इज फास्ट एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर। ओके, तो हम ऐसे कह सकते हैं। तो कंपाइलर कन्वर्ट्स होल प्रोग्राम एट वंस एंड इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स code line by line or one by one. Okay, so this is the difference that you can say. Both are the translators program. ये होते क्या है? ये ट्रांसलेटर्स होते हैं। क्या ट्रांसलेट करते हैं मैम? तो ये जो भी कोड आप लिखते हो है ना, जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं सोर्स कोड। जो भी कोड आपने लिखा जो यूजर अंडरस्टैंडेबल कोड होता है उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट कोड मतलब बाइट कोड, मतलब हम यहाँ पे इसको कहेंगे जो 0101 में कोड कन्वर्ट हो जाता है ना, जो मशीन समझती है, दैट कोड इज मशीन अंडरस्टैंडेबल
अंडरस्टैंडेबल कोड, इसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, और वो कोड जो यूजर अंडरस्टैंडेबल होता है वो सोर्स कोड कहलाता है, जिसमें आप कोड करते हो। तो इन दोनों के कन्वर्जन के लिए जो ट्रांसलेटर्स यूज होते हैं वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? इतना तो बता के आओगे आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर कीवर्ड्स? अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स बता दो। देखो, अगर क्लास 11th वाले भी मुझे सुन रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो बेटा क्लास 11th वाले भी इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो, क्योंकि क्लास 11 CS में भी आपका प्रैक्टिकल होता है, आईपी में भी प्रैक्टिकल होता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्लास 12 CS और आईपी का एज इट इज सिलेबस आपका एज इट इज 11th का उठाया हुआ है। 11th का पूरा सिलेबस आपके 12th में भी यूज हो रहा है और एडवांस भी यूज हो रहा है। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से? अभी कीवर्ड्स क्या होते हैं? पाइथन में कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि रिजर्व्ड होते हैं मैम। ठीक है, जो वर्ड्स क्या होते हैं, पहले से रिजर्व्ड होते हैं, जिसको आप अपने तरीके से यूज नहीं कर सकते हो, तो इसी को कहते हैं कीवर्ड्स। अगर एग्जांपल की बात करूं तो इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, ये कुछ लूप के वर्ड्स होते हैं, कुछ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, ये अपने आप में फिक्स है। इनको आप वेरिएबल के नाम में डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, इनको आप किसी फंक्शन के नाम में डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो रिजर्व्ड वर्ड्स आर नोन एज कीवर्ड्स, जिसका कुछ प्री डिफाइंड स्पेसिफिक मीनिंग पहले से पाइथन में होता है, जिसमें अगर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया गया तो इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, ठीक है, और डेफ जिससे आप फंक्शन को डिफाइन करते हो, तो इंपोर्ट, जब कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है, दीज ऑल आर दी वर्ड्स दैट हैव डिफाइंड मीनिंग इन प्री डिफाइंड मीनिंग इन पाइथन। ओके, तो बता के आना 36 समथिंग कुछ कीवर्ड्स होते हैं, है ना। क्वेश्चन बन सकता है इसका भी। अगला क्वेश्चन, पाइथन में इंडेंटेशन क्या होता है? 100% आने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इंडेंटेशन की वजह से आपके प्रोग्राम में एरर आ जाती है। अब ये इंडेंटेशन होता है स्पेस। जब भी आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हो, कोई ब्लॉक डिफाइन करते हो, तो भाई ब्लॉक के अंदर लिखा जाने वाला कोड उसी ब्लॉक का है, ये बताने के लिए हम यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी कैरेक्टर या कोई कोड यूज नहीं करते, जबकि यहाँ पे हम यूज करते हैं इसके लिए स्पेस। फॉर एग्जांपल, आप कोई इफ ब्लॉक दे रहे हो, तो यदि आपने इफ में यहाँ पे कोई कंडीशन स्पेसिफाई कर दी, ठीक है, कोई कंडीशन स्पेसिफाई कर दी, तो कॉलन लगाते उसके बाद यहाँ इंडेंटेशन अपने आप आ जाता है। अब जो भी कोड लिखना है वो आप यहाँ लिखोगे, मतलब ये जो स्पेस आपने यहाँ पे दी हुई है ना, ये स्पेस ऑटोमेटिकली आती है, और ये स्पेस ये बताती है कि आप इफ ब्लॉक में हो। और इफ ब्लॉक के बाहर फिर आप कोड यहां से लिख सकते हो, यहां से स्टार्ट कर सकते हो, बट ये जो लाइन ऑफ कोड यहां लिखा हुआ है, इतना स्पेस छोड़ के, वो इंडेंटेशन को शो करता है। किसे शो करता है? इंडेंटेशन को। ध्यान रखना, अगर आपने ये इंडेंटेशन नहीं दिया, यहां से कोड लिखना स्टार्ट कर दिया, तो एरर विल कम कि इंडेंटेशन इज नॉट डिफाइंड, ऐसा समथिंग कुछ एरर आती है, राइट। सो इंडेंटेशन मींस स्पेसेस एट द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन टू डिफाइन कोड ब्लॉक्स। ठीक है, अब वो कोड ब्लॉक इफ एल्स हो सकता है, कोई लूप हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है, whatever you defined a block of code inside any particular thing, then it is necessary to add that indentation. Okay, now difference between list and tuple. लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो, आपको अच्छे से पता है कि लिस्ट का मतलब होता है एक म्यूटेबल टाइप ऑफ डेटा टाइप। हमने पाइथन में बहुत सारे डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा है, लिस्ट और टपल उनमें से एक है, और ये क्वेश्चन एवरी ईयर पूछा जाता है, जनरली ये पूछा जाता है। तो लिस्ट क्या होता है? लिस्ट बेसिकली आपका एक म्यूटेबल टाइप का डेटा टाइप होता है, जिसमें आप क्रिएट करने के बाद इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। म्यूटेबल का क्या मतलब हुआ? इस वर्ड का भी मतलब पूछा जाता है। व्हाट इज म्यूटेबल? म्यूटेबल जिसको मॉडिफाई कर सकते हो, जिसमें चेंजेस कर सकते हो एक बार क्रिएट करने के बाद। तो भाई लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से क्रिएट करते हैं, यहाँ जितने भी एलिमेंट्स होते हैं लिस्ट में, उन एलिमेंट्स को आप बदल सकते हो, उन एलिमेंट्स को आप चेंज कर सकते हो, उसमें आप इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, इस लिस्ट को एक्सटेंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपके 5 सब्जेक्ट की मार्क्स की हमने एक लिस्ट बना दी, तो कैन वी अपडेट द मार्क्स? मान लो कि ये जो 40 मार्क्स है वो गलती से मैंने यहाँ 40 लिख दिया, ये 45 मार्क्स थे, तो आप इस मार्क्स को चेंज करके यहाँ पे 45 कर सकते हो। आपका एक सब्जेक्ट और है जिसके मार्क्स यहाँ नहीं लिखे, तो आप इसमें एड ऑन भी कर सकते हो उस सब्जेक्ट के मार्क्स को। यस, वी कैन डू, बिकॉज लिस्ट इज म्यूटेबल। ओके, अगर मैं टपल की बात करूं तो दोनों ही सिमिलर डेटा टाइप्स होते हैं, दोनों ही सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को स्टोर करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करते हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंस? इट इज इम्यूटेबल। इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, इसमें आप इंसर्शन डिलीशन नहीं कर सकते हो, और इसे डिफाइन किया जाता है किसमें? पैरेंथेसिस में। तो यदि आप 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को स्टोर करवाना चाहते हो तो आप टपल का भी यूज कर सकते हो, बट द डिफरेंस इज व्हाट कि एक बार डिफाइन करने के बाद आप इसमें चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपको इसको चेंज करना है तो आपको नई टपल फिर से डिफाइन करनी पड़ती है। ओके, तो बेसिकली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। लिस्ट इज म्यूटेबल एंड टपल इज इम्यूटेबल। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन दैम। और ये म्यूटेबल इम्यूटेबल में जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं।
ठीक है। चलिए, व्हाट आर द म्यूटेबल एंड म्यूटेबल डेटा टाइप्स? तो म्यूटेबल डेटा टाइप्स लिस्ट और टपल तो होते ही है, इसके अलावा और भी कुछ डेटा टाइप्स होते हैं क्या? तो लिस्ट एज वेल एज डिक्शनरी। डिक्शनरी का नाम सुना है ना, डिक्शनरी जो कि मैपिंग के लिए यूज होता है, डिक्शनरी जिसको आप करली ब्रैकेट्स में यूज करते हो, जिसमें हम की और वैल्यू पेयर का यूज करते हैं, दिस इज अबाउट डिक्शनरी। यहां पर भी की के अकॉर्डिंग आप वैल्यू को बदल सकते हो, नया की वैल्यू पेयर ऐड कर सकते हो, पुराना की वैल्यू पेयर को डिलीट कर सकते हो। व्हाई? बिकॉज लिस्ट एंड डिक्शनरी बोथ आर दी म्यूटेबल दैट कैन बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन, बट इम्यूटेबल कैन नॉट बी चेंज्ड। एक बार क्रिएट कर दिया फिर इसमें बदलाव नहीं कर सकते हो। तो इंटीजर, स्ट्रिंग, टपल, दीज आर दी इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। अंडरस्टैंड? बात समझ में आ गई अच्छे से? ये क्वेश्चन 110% आता है, चाहे 11th में हो चाहे 12th में हो, पूछा ही जाता है। नाउ 8th, व्हाट इज टाइप कास्टिंग? टाइप कास्टिंग क्या होता है? टाइप कास्टिंग का मतलब होता है बेसिकली यहां पर कि आप किसी भी डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में बहुत आसानी से पाइथन में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। टाइप कास्टिंग मीन्स टू कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर। मीन्स अगर मैं कहूं कि आपको यहां पे इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट करना है, या फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्ट करना है, या फिर आपको स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करना है इस तरीके से, तो यू कैन डू इजिली। आप इसको इम्प्लिसिटली भी कर सकते हो, आप इसको एक्सप्लिसिटली भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंट, str में कन्वर्ट करना है तो str, फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट। ये कुछ फंक्शंस है जो कि बेसिकली टाइप कास्टिंग में यूज होते हैं, किसी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए। मान लो मैंने 9 लिखा है, दिस इज इंटीजर, अगर इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो 9.0 होगा, ओके। और ये कन्वर्ट करने के लिए हम इन फंक्शंस का यूज कर सकते हैं और इसी को कहते हैं टाइप कास्टिंग, ओके। नाउ व्हाट इज अ वेरिएबल? वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब वो प्लेस होल्डर्स जो कि कोई वैल्यू को स्टोर करते हैं। बिना वेरिएबल आप कोड नहीं कर सकते हो। अगर आपको किसी वैल्यू को कैलकुलेट करवाना है या किसी वैल्यू पे कुछ भी फंक्शन परफॉर्म करना है तो हमें वेरिएबल लेना जरूरी होता है। तो मान लो कि मैंने लिखा यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 10, तो ये 10 वैल्यू कहीं ना कहीं, ये 10 क्या है? वैल्यू है, और ये a क्या है? वेरिएबल है। अब ये जो 10 वैल्यू है ये कहीं ना कहीं जाके तो स्टोर होगी मेमोरी में, तो जिस जगह ये मेमोरी में स्टोर होती है उस लोकेशन को हम बेसिकली उस वेरिएबल के नाम से जानते हैं जिसमें इसको स्टोर करते हैं। तो a से हम इस वैल्यू को एक्सेस करेंगे, दैट इज 10। a क्या हो गए? प्लेस होल्डर्स हो गए। वेरिएबल्स क्या हो गए? प्लेस होल्डर हो गया, जो कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू को होल्ड कर रहा है, ठीक है जी। बात समझ में आ गई? तो क्या लिखोगे आप? वेरिएबल इज अ नेम यूज्ड टू स्टोर डेटा। डेटा को स्टोर करने के लिए एक नाम हमें चाहिए होता है जहां पे मेमोरी में जाकर डेटा स्टोर होता है, तो उसी को बेसिकली हम कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। अ वेरिएबल कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू, इंटीजर, स्ट्रिंग, किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। नाउ एक्सप्लेन इनपुट एंड प्रिंट फंक्शन। अब ये जो दो फंक्शन है ये बिल्ट इन फंक्शंस है जो हमेशा हम यूज करते आए हैं। इनपुट फंक्शन जिसकी मदद से आप वैल्यू को इनपुट करते हो, प्रिंट फंक्शन जिसकी मदद से जो भी आउटपुट होता है वो प्रिंट होता है। अंडरस्टूड? इनपुट फंक्शन जो वैल्यू है उसको स्ट्रिंग की तरह लेता है, और प्रिंट फंक्शन जो भी मैसेज है या किसी वेरिएबल की वैल्यू है वो आप आसानी से प्रिंट करवा सकते हो, है ना। तो बेसिकली इनपुट फंक्शन टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग में लेता है। अब मान लो कि आपको यूजर की एज एंटर करनी है, वो तो नंबर में, अगर आपको स्टूडेंट की परसेंटेज एंटर करने हैं वो भी नंबर में है, बट ये तो एज अ स्ट्रिंग ले रहा है। तो हम क्या करते हैं, सपोज इंटीजर में आपको कन्वर्ट करवाना है तो आप इंट फंक्शन में इनपुट को यूज करोगे। सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे एंटर एज, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो भी यूजर एज एंटर करेगा, सपोज यूजर ने 49 एंटर किया, तो अब ये एज अ स्ट्रिंग नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इंट फंक्शन से हमने इस डेटा टाइप को कन्वर्ट कर दिया। ये डिफॉल्ट यहाँ पे स्ट्रिंग में होगा, लेकिन इंट फंक्शन की मदद से अब ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इनपुट फंक्शन जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू एज अ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है। अगर ये नंबर टाइप की वैल्यू होती है तो हम उसके आगे इंट या फ्लोट में कन्वर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी प्रिंट फंक्शन तो पता ही है, मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए यूज होता है। अब पाइथन केस सेंसिटिव है तो ध्यान रखना, अगर कैपिटल प्रिंट लिख दिया तो एरर विल कम, है ना। कैपिटल प्रिंट नहीं लिखना है आपको, PRINT पूरा स्मॉल होगा। कोई भी मैसेज, सपोज आपको हेलो प्रिंट करवाना है या किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना है तो यू विल राइट लाइक दिस, है ना। तो प्रिंट आउटपुट फंक्शन है, इट डिस्प्लेज आउटपुट, एंड इनपुट फंक्शन हो गया आपका इनपुट, जो कि इनपुट लेने के लिए यूज होता है। नाउ दोनों इनपुट और प्रिंट कौन से फंक्शन थे, ये सारे आपके बिल्ट इन फंक्शंस थे जो पहले से डिफाइंड है, जो पाइथन में बनाए गए हैं। लेकिन वो फंक्शंस जो यूजर डिफाइन करता है उसे यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब कुछ बिल्ट इन डेटा टाइप्स के नाम बताना है आपको पाइथन में। व्हाट आर द बिल्ट इन डेटा टाइप्स अवेलेबल इन पाइथन? तो बिल्ट इन डेटा टाइप्स कौन कौन से हो गए? डेटा टाइप्स, जो भी डेटा आप लिखोगे उसका कुछ ना कुछ टाइप होता है, उसे डिफाइन करता है। तो भाई इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, ये सारे पाइथन के
यूज होने वाले पाइथन में डेटा टाइप्स होते हैं। अच्छे से समझ में आ गया, डेटा टाइप्स के नाम समझ में आ गए। इंटीजर वैल्यू दे रहे हो तो इंट टाइप की वैल्यू होगी, फ्लोट दे रहे हो डेसिमल में कुछ लिख रहे हो तो फ्लोट टाइप की वैल्यू होगी, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 93.5 तो ये किस टाइप की वैल्यू है, फ्लोट टाइप की है। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पर ABC तो आप देखते से बता दोगे कि मैम ये तो स्ट्रिंग है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिखा सिंगल इन्वर्टेड के अंदर 93.5 तो आप क्या बताओगे, इसे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे यहाँ पर। और एक्सटर्नल जो वाइवा लेता है वो कंफ्यूज करता भी है बच्चों को, तो कंफ्यूज मत होना। याद रखना कोई भी नंबर अगर सिंगल या डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखा है तो वो नंबर नहीं होता है, वो बन जाता है स्ट्रिंग। ओके, तो कोई नंबर अगर या कोई भी कैरेक्टर या कोई भी स्पेशल सिंबल सिंगल या डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखा है तो वो स्ट्रिंग ही होगा। ओके जी, चलिए और एक बात, लिस्ट स्टार्ट होता है स्क्वायर ब्रैकेट से, टपल स्टार्ट होता है पैरेंथेसिस से, डिक्शनरी स्टार्ट होता है करली ब्रैकेट से, याद रखना, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन इंट, फ्लोट एंड स्ट्रिंग। आखिर इन डेटा टाइप्स में डिफरेंस क्या होता है, कैसे बताओगे। तो इंटीजर में आपके सारे इंटीजर नंबर्स आ जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव एवरीथिंग। फ्लोट में आते हैं आपके कौन से नंबर, सारे डेसिमल नंबर। फ्लोट में सारे डेसिमल नंबर आते हैं, यहाँ आपके सारे नंबर्स आते हैं विदाउट डेसिमल, पॉजिटिव नेगेटिव कैन टेक, ठीक है। और अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं तो स्ट्रिंग में आ जाता है कैरेक्टर्स या कैरेक्टर्स से मिलकर बनने वाले वर्ड्स जो सिंगल और डबल इन्वर्टेड में होते हैं, ठीक है। यही लिखा हुआ है देखो, होल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स एंड टेक्सचुअल डेटा कन्वर्ट इज इंक्लूडेड इन स्ट्रिंग। नाउ व्हाट आर ऑपरेटर्स। अब बताओ ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो मैम ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू ऑपरेट द वैल्यूज, जो कि वैल्यूज को ऑपरेट करने के लिए यूज होता है। पाइथन में अगर आपको कोई कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है तो मैम हम यहाँ पे डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज कर लेते हैं। अगर आपको दो वैल्यू को कंपेयर करना है तो हम यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं, है ना। तो आंसर ऐसे ही देकर आना, ठीक है। पूछा ऑपरेटर है तो ऑपरेटर के डेफिनेशन के साथ में टाइप्स ऑफ ऑपरेटर भी बता के आना, तो एक्सटर्नल को समझ में आ जाएगा कि यस भाई इसको ऑपरेटर्स वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है। क्लियर हो रहा है। चलिए तो व्हाट इज ऑपरेटर पूछा है, नेम देयर टाइप्स पूछा है। तो पाइथन में कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, तो पहले तो ऑपरेटर समझ लो। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है a+b, बहुत केयरफुली समझना, तो a वेरिएबल है, b वेरिएबल है, लेकिन ये यूज हो रहा है किसके साथ में, प्लस के साथ में। तो प्लस एक ऑपरेटर है और ये जिन वैल्यूज पे काम कर रहा है, प्लस परफॉर्म कर रहा है, वो ऑपरेंड्स हो गए, ठीक है। और इसका आंसर जहां स्टोर होगा वो होगा सी, जहां पे इसका आंसर स्टोर होगा। तो ये जो इक्वल है ये भी एक ऑपरेटर है जो इन दोनों को ऐड करके जो आंसर है उसको असाइन करेगा सी में। तो सी क्या हो गया, सी भी एक वेरिएबल हो गया। अंडरस्टूड दिस थिंग, सी एक वेरिएबल है जिसमें इसका आंसर जाके असाइन होगा। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर्स होते हैं वो बेसिकली किसी किसी वैल्यू को ऑपरेट कर रहे होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं जिन्हें रिलेशनल कहते हो, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, कुछ इस तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। अगर अरिथमेटिक की बात करें तो प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, परसेंटेज, मॉड्यूलस, डबल स्टार, ये कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। रिलेशनल ऑपरेटर की बात करूं तो ग्रेटर लेस, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, नॉट इक्वल, डबल इक्वल, ये हो गए आपके रिलेशनल ऑपरेटर। लॉजिकल की बात करें तो लॉजिकल में आ जाते हैं एंड, और नॉट, ठीक है, ये लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। अगर असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करूं तो असाइनमेंट ऑपरेटर में आपके प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, स्टार इक्वल, डैश, स्लैश इक्वल, मतलब कि वही डिवीजन इक्वल, ये कुछ आपके असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। क्लियर। अब इन सब की अपनी कहानी है, बट ऑपरेटर आपसे पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना इन ऑपरेटर्स के नाम जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होने चाहिए। नाउ डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड डबल इक्वल। अब ये क्या चीज है मैम, इक्वल और डबल इक्वल में क्या डिफरेंस है। अगर आपके कोड्स स्ट्रांग नहीं है, अगर आपको कोडिंग का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने थोड़ी भी कोडिंग सीखी होगी पाइथन की क्लास 11th में या 12th में, तो आप इसका आंसर चुटकियों में कर दोगे। समझो, इक्वल होता है वैल्यू को असाइन करने के लिए, इसलिए इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। और डबल इक्वल होता है वैल्यूज में इक्वालिटी चेक करने के लिए। क्या, इक्वालिटी चेक करने के लिए। तो इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको हम यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं या कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 10 और b इज इक्वल्स टू 20, ध्यान से समझना। मतलब ये जो इक्वल यहाँ यूज हो रहा है, ये जो इक्वल यहाँ यूज हो रहा है वो इस 10 को a में असाइन कर रहा है, b को 20 में असाइन कर रहा है। अब अगर मुझे इनकी इक्वालिटी चेक करनी है कि ये दोनों ऑपरेटर में जो वैल्यूज है, मतलब ये दोनों वेरिएबल में जो वैल्यूज है वो इक्वल है या नहीं है, तो हमें इक्वालिटी ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहां लिखती हूं a इज डबल इक्वल b। तो अब ये जो यहां पे आपको दिख रहा है ना डबल इक्वल, ये डबल इक्वल यहां पे क्या है,
असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये डबल इक्वल यहाँ पे इक्वालिटी चेक कर रहा है, क्या दोनों की वैल्यू इक्वल है या नहीं है। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, क्या 10 बी के इक्वल है, नहीं है ना, तो ये रिटर्न करेगा आपको ट्रू या फॉल्स वैल्यू। ठीक है, बात समझ में आई, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। तो इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, अगर इक्वल होती तो ट्रू रिटर्न करता, है ना। तो जैसे आपने मैथ्स में इक्वल पढ़ा है और मैथ्स में आपने इस तरीके से नॉट इक्वल पढ़ा है ना, पाइथन में क्या यूज होता है, यहाँ पे इक्वल की जगह पर यूज होता है डबल इक्वल, नॉट इक्वल की जगह यूज होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क और इक्वल, ये नॉट इक्वल का साइन होता है, क्लियर। और ये हमेशा क्या रिटर्न करते हैं, ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो इक्वल असाइंस वैल्यू into a variable and double equal compares the value which is equal or not and returns true or false value। इतना बोलकर आ जाना, खुश हो जाएगा एक्सटर्नल, ठीक है, कि yes you give the correct answer। now what is floor division। अभी ये फ्लोर डिवीजन क्या होता है बताओ। फ्लोर डिवीजन का तो पहले तो साइन ही पूछ लेंगे आपसे, ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ये एक ऑपरेटर है, इसका नाम बताओ, तो बता के आना भाई कि इस ऑपरेटर का नाम होता है फ्लोर डिवीजन। ठीक है भाई, सिंगल स्लैश तो मैडम हम डिवीजन के लिए यूज कर लेते हैं, बट डबल स्लैश क्यों यूज होता है, तो डबल स्लैश होता है फ्लोर डिवीजन के लिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर कोड वाला कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप नहीं बता पाओगे, अगर आपने थोड़ा भी ऑपरेटर वाला पार्ट पढ़ा होगा ना तो आप इसका आंसर आराम से दोगे। तो सिंगल स्लैश जो होता है वो रिटर्न करता है आपको क्या, फ्लोट में आंसर। मतलब मान लो कि आपने यदि इस तरीके से लिखा हुआ है, क्या आपने यदि यहाँ पर 5 को डिवाइड किया है 2 से, तो 2 2 जा 4। अब बेसिकली आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 से इसको सॉल्व कर लोगे तो 2 5 जा 10, यहाँ 0 0 आ जाएगा। ठीक है, आंसर विल बी इन डेसिमल। अगर आप यहाँ पे लिखते हो इस तरीके से कि 5-2 तो आंसर आएगा यहाँ पे 2.5, क्योंकि ये जो स्लैश है डिवीजन ऑपरेटर है वो आपको फ्लोट में वैल्यू रिटर्न करता है। किसमें, फ्लोट में, जो क्वेश्चन रिटर्न होता है फ्लोट में। अब अगर यहाँ पे मैं लिखती हूँ 5/2 तो बेटा जी यहाँ आंसर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2, क्योंकि ये रिटर्न करता है आपको आंसर इंटीजर पार्ट ओनली, जो रियल पार्ट होता है। ऑब्वियस आंसर है आपका 2.5, बट ये डबल डैश रिटर्न करेगा आपको 2 सिर्फ इंटीजर वैल्यू, और सिंगल स्लैश रिटर्न करेगा आपको पूरा कंप्लीट डेसिमल के साथ में वैल्यू। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है कि फ्लोर डिवीजन रिटर्न्स द इंटीजर पार्ट and division returns the complete decimal part। okay, तो floor division gives quotient without decimal। without decimal मतलब सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पार्ट कर रहा है। मतलब अगर 9.5 will be the answer, then this floor division returns only the integer part, that is 9। ओके चलिए, व्हाट इज द यूज ऑफ लेन फंक्शन। अभी लेन फंक्शन का पाइथन में क्या यूज होता है बताओ। लेन फंक्शन लेंथ कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है मैम, तो वही लिखा है किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को यदि आपको कैलकुलेट करवाना है तो हम लेन फंक्शन का यूज करते हैं। और फंक्शन की पहचान क्या होती है, इसके आगे इस तरीके से पैरेंथेसिस लगा होता है। यहाँ पे जो भी वैल्यू आप पास करोगे उस पर्टिकुलर वैल्यू का जो है लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी, उस ऑब्जेक्ट की लेंथ कैलकुलेट होगी। अब पाइथन में एक स्लाइसिंग नाम की भी टर्म होती है ना, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। ये क्या होता है सुनो, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग अपने आप में डिफरेंट है। अगर आपको लिस्ट के किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम उसको उसके इंडेक्स से एक्सेस कर लेते हैं, जिसको इंडेक्सिंग कहते हैं। अगर आपको लिस्ट में किसी रेंज ऑफ वैल्यूज को एक्सेस करना है तो यहाँ पे हम उसे स्लाइसिंग कहते हैं। मतलब अगर मैंने कहा कि ये एक होल पिज्जा है ना, आप इस पिज्जा के कुछ इस तरीके से पार्ट्स आपने डिवाइड कर दिए, तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 इसको 4 स्लाइस में डिवाइड किया है, तो आप इसकी एक स्लाइस अगर ले लेते हो तो यहाँ पे इसको हम स्लाइस कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर मेरे पास में कोई लिस्ट है और लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स है ना, लिस्ट में कुछ आइटम्स है, एलिमेंट्स है। अब सपोज कि मुझे इन्हें यहां से एक्सेस करना है, सपोज मुझे सिर्फ 20 से लेकर 40 तक एक्सेस करना है, तो इसे स्लाइस कहोगे कि आप लिस्ट की एक स्लाइस ऑफ नंबर्स को यूज कर रहे हो। ठीक है, इसे स्लाइसिंग कहेंगे। और मान लो मुझे किसी इंडिविजुअल नंबर को एक्सेस करना है तो हम इंडेक्सिंग के थ्रू उसको एक्सेस करेंगे। किसके थ्रू, इंडेक्सिंग के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे इनके इंडेक्स भी होते हैं जिनसे हम स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्लाइसिंग इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ अ सीक्वेंस फ्रॉम अ लिस्ट, फ्रॉम अ टपल, फ्रॉम अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में तो स्लाइसिंग नहीं होता, लेकिन हाँ लिस्ट और टपल में से आप स्लाइसिंग कर सकते हो। डिक्शनरी में तो हम की वैल्यू पेयर को एक्सेस करते हैं, राइट। चलिए, डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अपेंड और एक्सटेंड में क्या डिफरेंस होता है। अपेंड का मतलब होता है कि आप किसी एलिमेंट को अपेंड कर रहे हो, एक्सटेंड में आप एलिमेंट से लिस्ट को
एक्सटेंड कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, दिस इज द डिफरेंस। अपेंड एक एलिमेंट को ऐड करता है, एक्सटेंड किसी एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट से ऐड ऑन करती है। मतलब अपेंड में आप एक सिंगल एलिमेंट को ऐड करोगे और एक्सटेंड में आप मल्टीपल एलिमेंट से अपेंड कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये मानो कि सपोज एक एल नाम की लिस्ट बना दी जिसमें 10, 20 और 30 है। अब मुझे इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट ऐड करना है, दैट इज 40। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एल डॉट अपेंड, और अपेंड में मैंने अगर 40 लिखा तो अब इस लिस्ट में यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा, दैट इज 40 अपेंड से। अब सपोज कि मैंने L1 नाम से ये लिस्ट बनाई है, L2 नाम से एक लिस्ट बनाती हूँ जिसमें मैंने 50 और 60 लिखा हुआ है। अब मुझे इस लिस्ट को इसमें ऐड ऑन करवाना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से L2 डॉट एक्सटेंड L1। जब आप ऐसा लिखोगे तो क्या होगा, इस लिस्ट को आप इस लिस्ट में ऐड ऑन कर पाओगे, इसमें मल्टीपल वैल्यूज से उसको एक्सेस कर पाओगे। तो एग्जिस्टिंग लिस्ट में बेसिकली ये वैल्यू एक्सटेंड हो जाएगी। बात समझ में आया? तो एक्सटेंड में एक से ज्यादा एलिमेंट को ऐड करते हैं और अपेंड में सिंगल एलिमेंट को आप ऐड ऑन करते हो। व्हाई? बिकॉज लिस्ट इज म्यूटेबल, जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। नाउ व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स? अभी कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं जो किसी कंडीशन पे अप्लाई किए जाते हैं, है ना, वो ब्लॉक ऑफ कोड जिसमें हम कुछ कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं और उस कंडीशन के बेसिस पर कुछ डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ एल्स ब्लॉक हो गया आपका, जिसमें आप कंडीशन देते हो, मल्टीपल कंडीशंस चेक करवानी है तो हम एलिफ का यूज कर लेते हैं इफ एल्स के साथ में। देखो, पहला होता है इफ, जिसमें आप सिंगल कंडीशन देकर वैल्यूज का सिर्फ ट्रू आंसर ही चेक करवाते हो। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ लिखा हुआ जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या मैम, इफ इन द केस इट इज फॉल्स देन वी आर यूजिंग इफ एंड एल्स, है ना, हम इफ और एल्स ब्लॉक का यूज कर लेते हैं। तो जो भी इफ और एल्स में लिखे हुए स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो सिंगल कंडीशन चेकिंग के लिए इफ और इफ एल्स यूज करते हैं। बट व्हाट अबाउट अगर मल्टीपल कंडीशंस हो तो क्या करेंगे मैम? तो हम यूज करेंगे यहां पर इफ कंडीशन 1, ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट हुआ, देन एलिफ कंडीशन 2, मल्टीपल कंडीशन अगर आपको चेक करवानी है, और लास्ट में आप मल्टीपल कंडीशन देने के बाद में यहाँ एल्स लगा सकते हो, ठीक है। तो ये एलिफ होता है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या हो गए? जो बेसिकली डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम किसी कंडीशन के बेसिस पे हम कुछ डिसीजन लेते हैं। व्हेन द कंडीशन इज ट्रू देन द रिलेटेड स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट, अदरवाइज another statement will execute. तो statements used to make decision based on conditions, this is known as conditional statements. इसका एग्जांपल आपसे पूछ सकते हैं कि नाम बताओ कंडीशनल स्टेटमेंट में, तो क्या बताओगे? if else, if elif, these are the conditional statements. Okay, नाउ इफ एंड इफ एल्स में क्या डिफरेंस है? आता है ये तो अभी बताया मैंने कि इफ वर्क्स ऑन सिंगल कंडीशंस एंड इफ द कंडीशन इज ट्रू देन इट ओनली वर्क्स। इफ एल्स वर्क्स ऑन both the conditions, if the condition is true or if the condition is false, in both situation it works, ठीक है। So if executes when condition is true and if else executes alternatively block is false, okay। So for example कि if age is greater than 18, अगर age 18 से ज्यादा होती है किसी पर्सन की, तो हमने यहाँ पे लिखा है प्रिंट में वैलिड पर्सन। क्या लिखा? कि पर्सन जो है वो वोट करने के लिए वैलिड है, ठीक है। अब मान लो यूजर ने जो एज एंटर किया वो एंटर कर दिया यूजर ने 2, तो क्या 2 18 से बड़ा है? नहीं है। ये कंडीशन यहीं पे हो गई फॉल्स। तो अब क्या ये एग्जीक्यूट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब ये प्रोग्राम में कोई आउटपुट ही नहीं आना है ना, क्योंकि कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई है। अंडरस्टूड? अब आप चाहते हो कि भाई फॉल्स के केस में भी कुछ आपको आउटपुट मिले, तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं? हम यहाँ पे लगा देते हैं एक एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक में आपने क्या लिख दिया? प्रिंट इनवैलिड यूजर। क्या लिख दिया? इनवैलिड पर्सन या इनवैलिड, ठीक है। तो अब यदि यूजर 2 एंटर करता है तो इफ ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होगा नहीं क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो फॉल्स के केस में एग्जीक्यूट क्या होगा? फॉल्स के केस में एग्जीक्यूट होगा एल्स, और यहां आपको आंसर मिलेगा इनवैलिड। ओके, तो इफ एल्स की कहानी समझ में आ गई अच्छे से कि ये बेसिकली वर्क करेगा इफ कब? जब ट्रू होगी कंडीशन और फॉल्स के केस में एग्जीक्यूट होगा एल्स, ठीक है। तो इफ और एल्स में डिफरेंस समझ में आ गया। चलो, व्हाट इज नेस्टेड इफ? अभी नेस्टेड इफ क्या होता है मैम? जब इफ ब्लॉक में आप फर्दर इफ और एल्स को यूज करते हो, किसी इफ ब्लॉक के अंदर आप फिर से इफ और एल्स को यूज करते हो, मतलब एन इफ एल्स इज यूजेस इनसाइड अनदर इफ एल्स, देन इट इज नोन एज नेस्टेड ब्लॉक, ठीक है। कैसे इसको यूज करते हो आप? सपोज मैंने एक इफ ब्लॉक लगाया, यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखी है, फिर इसके अंदर फिर एक और इफ लगाया, फिर कुछ कंडीशन लिखी है, फिर यहाँ स्टेटमेंट लिख रही हूँ, फिर इसका एल्स आएगा, फिर कुछ स्टेटमेंट आएंगे, फिर इसका एल्स आएगा, फिर कुछ स्टेटमेंट आएंगे। तो किसी इफ के अंदर जब आप फर्दर इफ को यूज कर रहे हो तो दिस इज नोन एज नेस्टेड इफ। एंड इफ इज इनसाइड
used in another if, then it is known as nested if. डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड वाइल लूप, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पहले तो ये पूछा जाता है कि लूप होते क्या है, लूपिंग स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, है ना। तो लूप होता क्या है, दैट नेवर एंड्स, जो नेवर एंड हुआ वो इनफाइनाइट लूप हुआ। अब लूप तो एंड होते भी है, मतलब ये मानो कि लूप का अगर पूछ लिया तो लूप वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये लूप कंटिन्यूअसली एक सेम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी मैम, वैसे ही लूप चलना बंद हो जाएगा, है ना। तो इट ऑल्सो बेस्ड ऑन द कंडीशन बट इट रिपीट्स इटसेल्फ एट टाइम्स जितना आपने कंडीशन स्पेसिफाई की होगी। तो फॉर और वाइल दो टाइप के लूप यहाँ यूज होता है। फॉर और वाइल में डिफरेंस क्या है, फॉर लूप रन्स फॉर अ फिक्स्ड रेंज, एक फिक्स्ड रेंज के लिए आप फॉर लूप को चला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको 1 से लेकर 10 तक नंबर जनरेट करना है, तो आपने लिखा फॉर आई, ठीक है, या इन रेंज ऑफ 10, इन रेंज ऑफ 10 भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे आई की वैल्यू आपने इनिशियली 1 दी हुई है, तो आप यहाँ से 1 से लेकर 10 तक मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करवा सकते हो। और आपने यहाँ पे लिख लिया प्रिंट आई, या फॉर 1 in 10, इस तरीके से भी आप आई ही लिखोगे क्योंकि काउंटर लगाना होता है, आई लिख दिया तो अब आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो कि आप रेंज फंक्शन का भी यूज कर लो। तो रेंज में जो आपने रेंज दी होगी, सपोज मैंने वही लिखा फॉर आई इन, यहाँ पे मैंने लिखा रेंज और रेंज में लिख दिया 10, तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे प्रिंट आई करूंगी तो क्या हो जाएगा, आई प्रिंट करने से आई की वैल्यू इनिशियली हमने यहाँ पर 0 असाइन की है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक प्रिंट हो जाएगा, लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे एक फिक्स्ड वैल्यू आप स्पेसिफाई कर देते हो। लेकिन वही अगर वाइल की बात करें तो ये जब तक काम करेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं होती है, तो ये कंडीशन के साथ में काम करता है, ये एक फिक्स्ड रेंज के साथ में काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने वाइल में लिखा कि वाइल आई इज लेस देन 10, है ना, जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी रहेगी, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक जो है आई की वैल्यू को प्रिंट करवाता जाए और आई इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू +1 भी होती जाए। आई की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 दे दी, अब 0 चेक हुआ, छोटा है 10 से, तो आई की वैल्यू प्रिंट हो गई 0, 0 + 1 1 हुआ, फिर से लूप चला, फिर कंडीशन चेक हुई क्या 1 10 से छोटा है, तो ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये लूप चलेगा और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप चलना बंद हो जाएगा। दिस इज अ व्हाइल लूप। यहाँ कोई रेंज स्पेसिफाई नहीं की, लेकिन यहाँ हमने रेंज स्पेसिफाई कर दी जो कि फिक्स्ड है पहले से ही, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस। नाउ व्हाट इज इनफाइनाइट लूप, अभी बताया वो लूप जो कि खत्म ही नहीं होगा, चलता ही रहेगा हमेशा, दैट इज इनफाइनाइट लूप। जो टर्मिनेट ही नहीं होता है, दैट लूप नेवर एंड्स, इज नोन एज इनफाइनाइट लूप, जहां पे कंडीशन फॉल्स ही नहीं होगी, हमेशा ट्रू ही रहेगी। ओके, व्हाट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू। अब इन दैट केस कि आपको लूप को चलने से रोकना है ना, जब आपका लूप चल रहा है, मान लो 10 बार आपका लूप चल रहा है और बीच में 5वें नंबर पे आपको लूप को रोकना है, तो जब आपको लूप को बीच में स्टॉप करना होता है तो हम ब्रेक का यूज करते हैं, और जब आपको लूप को किसी वैल्यू से वापस कंटिन्यू करना होता है, वापस लगातार एग्जीक्यूट करना होता है, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू ही करते हैं, ठीक है। मान लो कि एक लूप आपने लगाया जो 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, अब मैंने इस लूप को बीच में 5 नंबर आया तो वहां पे ब्रेक कर दिया, तो ये लूप 5 के बाद नहीं चलेगा, बाहर आ जाएगा, 1 से लेकर 5 तक के नंबर आपके प्रिंट होंगे, 10 तक पहुंचेगा ही नहीं क्योंकि 5 पे हमने ब्रेक कर दिया। अब अगर मैं कंटिन्यू की बात करूं तो 1 से लेकर 10 तक एक प्रोग्राम है जो कि प्रिंट कर रहा है, 5 पर आकर लूप अपने आप को कंटिन्यू करे या 8 पर आकर लूप अपने आप को कंटिन्यू करे, तो जैसे ही 1 से लेकर 8 पे पहुंचेगा तो 8 वाली वैल्यू को प्रिंट ना करके वो 7 के बाद सीधा 9 और 10 पर आ जाएगा, तो 8 वाली वैल्यू के बाद उसने अपने आप को कंटिन्यू करा लूप को और आगे की वैल्यू प्रिंट की। तो ब्रेक में क्या होता है, लूप चलना बंद हो जाता है एक बार अगर बीच में जहां आपने ब्रेक लगा दिया, और कंटिन्यू में क्या होता है कि वो कंटिन्यूशन में लूप काम कर रहा होता है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है कि ब्रेक स्टॉप्स द लूप और कंटिन्यू स्किप्स करंट एग्जीक्यूशन और करंट आइटरेशन। करंट आइटरेशन जहां आपने कंटिन्यू लगाया उसको छोड़कर आगे बढ़ जाता है और आगे का कंटिन्यू करता है, ठीक है। क्लियर हुआ अच्छे से। चलिए, व्हाट इज पास स्टेटमेंट्स। अब ये पास स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है, इसको आपने यूज किया होगा। तो पास इज अ नल स्टेटमेंट दैट डज नथिंग। पास एक नल स्टेटमेंट है जो कुछ नहीं करता है, ठीक है। इसको आप नॉर्मली यूज कर सकते हो अपने कोड में, जैसे ट्राई, कैच, फाइनली इसका यूज करते हो ना, ट्राई फाइनली का यूज किया ना ट्राई ब्लॉक, वैसे ही। व्हाट इज फंक्शन।
अभी फर्स्ट चैप्टर में फाइल हैंडलिंग और फंक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल भी फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि पाइथन में फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन सिंपल सा भी आपसे पूछा जा सकता है कि फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। आपको एडिशन करवाना है तो आपने ऐड फंक्शन बना दिया, आपको मल्टीप्लीकेशन करवाना है तो आपने मल्टीप्लाई फंक्शन बना दिया, आपको कोई भी कुछ वैल्यू से यूजर इनपुट लेने के लिए फंक्शन बनाना है तो यूजर इनपुट करके एक फंक्शन आपने डिजाइन कर लिया। तो कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम ब्लॉक ऑफ कोड क्रिएट करते हैं जिसको फंक्शन कहते हैं। फंक्शन को क्रिएट करने के पहले आपको डेफ नाम का कीवर्ड लिखना होता है, फिर इसके बाद में आप फंक्शन का नाम लिखते हो, जो भी फंक्शन का नाम आपको डिफाइन करना है, और ब्रैकेट लगाते हो। अगर कोई आर्गुमेंट है तो वो आर्गुमेंट यहां पास करते हो, कॉलन लगता है, फिर यहां आती है फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। लेकिन जब बात आती है फंक्शन को कॉल करने की कि ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कब होंगे, तो यहां हम फंक्शन के नाम से उसको कॉल करते हैं, फिर डेफ लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में दो टाइप के फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड। वही लिखा है देखो, बिल्ट इन फंक्शन में आपके इनपुट, इंट, str, प्रिंट फंक्शन ये सब आ जाता है। लेकिन अगर बात करूं यूजर डिफाइंड फंक्शन की, तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो यूजर खुद डिजाइन करता है अपनी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग। अगर मुझे कोई फंक्शन बनाना है जो मैं सिर्फ अपने हिसाब से डिजाइन कर सकती हूँ तो वो यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया। सपोज इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक फंक्शन बनाना है, तो मैंने इंटरेस्ट नाम से एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, तो इट इज नॉट बिल्ट इन, ये पहले से बना हुआ नहीं है। इसकी डेफिनेशन आप खुद दोगे कि फंक्शन क्या काम कर रहा है, वो आप बताओगे बाकायदा। दिस इज यूजर डिफाइंड। ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन बिल्ट इन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्या डिफरेंस है? तो आप डिफरेंस तो लेकर आराम से आ ही जाओगे। जो ऑलरेडी पाइथन में होते हैं वो बिल्ट इन, और जो यूजर अपने हिसाब से क्रिएट करता है वो यूजर डिफाइंड। इसको आप बाकायदा लिख कर भी बता सकते हो, डजंट मैटर। इसका सिंटेक्स वगैरह भी लिखने को दे दिया कभी एक्सटर्नल ने, तो आप वो भी कर सकते हो। अब व्हाट आर द पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, ये बताना है कि फंक्शन में हमेशा आप ब्रैकेट में जो पैरेंथेसिस लगती है उसमें आप कुछ ना कुछ पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स पास करते हो जिसपे वो फंक्शन काम करता है, जिसमें उस फंक्शन में वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाता है, जिसके बेसिस पर आप फंक्शन में कोई वैल्यूज को दे सकते हो। ठीक है, कि वो फंक्शन जो भी कैलकुलेशन करेगा वो किस वैल्यूज के बेसिस पर होगा, तो वो आपके आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स कहलाते हैं। तो पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स फंक्शन को डिफाइन करते समय जो वेरिएबल्स में वैल्यूज होती है वो होती है, और आर्ग्यूमेंट्स जब आप पास करते हो किसी वैल्यू को फंक्शन में तब आप आर्ग्यूमेंट्स कहलाता है। मतलब कि फंक्शन को कॉल करते समय और फंक्शन को डिफाइन करते समय जो आप पैरेंथेसिस में वैल्यू डिफाइन करते हो वो पैरामीटर्स और होते सेम है, लेकिन कॉलिंग टाइम पे और डेफिनेशन टाइम पे आप डिफाइन कर रहे हो तो उसके नाम बदल दिए हैं, पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स रख दिए हैं। समझ गए? दोनों सेम काम करेंगे। नाउ व्हाट इज रिटर्न स्टेटमेंट? अभी रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है? कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, आपको फंक्शन से कोई आउटपुट चाहिए, तो आप यहाँ पे फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हो। ठीक है, तो रिटर्न कीवर्ड यूज किया जाता है अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। मान लो ए की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो आपने रिटर्न ए लिख दिया, तो ए की जो भी वैल्यू है फंक्शन में रिटर्न होगी कैलकुलेशन के बाद। तो रिटर्न स्टेटमेंट सेंड्स रिजल्ट बैक टू द कॉलर फंक्शन, और ये रिटर्न स्टेटमेंट से जो वैल्यू आती है वो कहाँ आती है? वापस कॉलर फंक्शन के पास आ जाती है। मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, सम नाम से एक फंक्शन बनाया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा डेफ सम फंक्शन और इसमें a, b दो वैल्यूज को पास कर दिया। ठीक है, r नाम से मैंने इस a, b की वैल्यू को प्लस करवा दिया, रिजल्ट res मान लो, और अब हम इस वैल्यू को रिटर्न करवाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न, किस वैल्यू को रिटर्न कर रहे हो आप? res को रिटर्न कर रहे हो। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, जिसमें जो पैरामीटर्स आपने, ये पैरामीटर्स हैं जो फंक्शन को डिफाइन करते समय यूज हो रहे हैं, ए बी पैरामीटर्स हैं, और ये पैरामीटर्स की बेसिस पर जो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है रिजल्ट, और वो रिटर्न हो रही है। और ये रिटर्न कहाँ होगी? जहां से आप फंक्शन को कॉल करोगे। सपोज यहां से मैंने कॉल किया एक्स वाई से या ए बी से, जो भी वैल्यू है वो वैल्यू देके मैंने कॉल किया है, तो ये जो रिटर्न वैल्यू है वो यहीं पर आएगी। सपोज आर में आंसर असाइन हो रहा है, आर से आपने कॉल किया, तो ये वैल्यू रिटर्न कहाँ होगी? इस आर में, जहां पे आपने फंक्शन को कॉल किया था। ठीक है, तो इसी को कहते हो आप रिटर्न स्टेटमेंट। नाउ व्हाट इज रिकर्जन? अभी पाइथन में रिकर्जन होता क्या है? वैसे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछना नहीं चाहिए क्योंकि रिकर्जन आपके सिलेबस में है नहीं, बट क्योंकि भाई एक्सटर्नल है, वाइवा लेना है, और बच्चों ने अगर पढ़ा है तो पूछा तो जाएगा ही, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेटेस्ट सिलेबस जो है उसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन बुक में तो दिया हुआ है ना। तो रिकर्जन क्या होता है? वो प्रोसेस होती है जिसमें फंक्शन अपने आप खुद को कॉल करता है। तो रिकर्जन इज अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। ओके, अपने आप को जब फंक्शन कॉल कर रहा होता है उसे रिकर्जन कहते हैं। अभी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है?
आर्ग्यूमेंट भी अलग अलग होते हैं, जो आर्ग्यूमेंट आप पास कर रहे होते हो फंक्शन में वो भी अलग अलग होते हैं। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वो होते हैं जिसमें कोई भी प्री डिफाइंड वैल्यू नहीं हो, जिसकी कोई प्री डिफाइंड वैल्यू होती है, ठीक है। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हैज अ प्री डिफाइंड वैल्यू, पहले से डिफाइंड वैल्यू जिसकी होगी वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होगा, ठीक है। अभी फाइल हैंडलिंग में आपसे पूछ लिया सिंपल सा क्वेश्चन कि व्हाट इज फाइल, तो क्या बता के आओगे भाई? फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो फाइल को हैंडल करने से पहले आपको फाइल तो पता होनी चाहिए क्या होता है। तो फाइल क्या होता है? फाइल इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा परमानेंटली। फाइल वो होती है जिसमें हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। आप किसी भी टाइप की फाइल जनरेट कर सकते हो, आप वर्ड फाइल बना सकते हो, एक्सेल फाइल बना सकते हो, CSV फाइल बना सकते हो, आप किसी भी टाइप की ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, ग्राफिक्स फाइल, कैसी भी फाइल आप जनरेट कर सकते हो। हर फाइल को उसके एक्सटेंशन से पहचाना जाता है। अगर आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो .doc से पहचानते हैं, एक्सेल की शीट बना रहे हो तो .xls से पहचानते हैं, अगर आप कोई इमेज की फाइल क्रिएट कर रहे हो तो JPG या .png से हम उसको पहचानते हैं। तो हर एक फाइल में जो डेटा होता है उसको उसके एक्सटेंशन से पहचाना जाता है कि फाइल में किस टाइप का डेटा स्टोर है। तो इतना तो बता पाओगे। सिमिलरली अगर आप CSV फाइल बनाते हो तो उसको हम .csv से सेव करते हैं, है ना जी, क्लियर। तो व्हाट इज फाइल बहुत बेसिक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया तो आप आंसर करके आओगे। तो कितने टाइप की फाइल्स होती है पाइथन में? 2, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल, है ना। टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में क्या डिफरेंस है तो वो भी आप बता के आ सकते हो। नाउ टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल में क्या डिफरेंस है? द क्वेश्चन इज हियर, जैसा मैंने कहा क्या लिखोगे? टेक्स्ट फाइल जो स्टोर करता है डेटा को वो रीडेबल डेटा होता है। ऑब्वियस बेटा, टेक्स्ट फाइल में रीडेबल डेटा होगा जो यूजर स्टोर करेगा। एज इट नेम इम्प्लाइज बाइनरी फाइल, तो बाइनरी फाइल में जो डेटा होगा वो बाइनरी फॉर्मेट में होगा जो नॉर्मली नॉन रीडेबल डेटा कहलाएगा। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो इतना ही डिफरेंस आपको लिख कर आना है। बाकी इसके जो मोड होते हैं जिसमें हम इसको ओपन करते हैं, लाइक रीड मोड में, राइट मोड में, तो यहाँ नॉर्मल आप इसको लिखते हो, लेकिन बाइनरी फाइल के RB, WB इस तरीके से लिखे जाते हैं मोड्स, ठीक है। तो RB मतलब रीड मोड है लेकिन बाइनरी फाइल का है, ठीक है। B फॉर बाइनरी फाइल, अंडरस्टूड। नाउ व्हाट इज फाइल पॉइंटर? फाइल पॉइंटर क्या होता है बताओ भाई? फाइल में एक पॉइंटर होता है जो फाइल की हर एक लाइन पे मूव करता है। आपको फाइल से क्या डेटा एक्सेस करना है, फाइल में कहाँ डेटा इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, हर एक पोजीशन कौन बताता है? फाइल पॉइंटर, राइट। तो फाइल पॉइंटर इंडिकेट्स द करंट पोजीशन इन अ फाइल, ठीक है, जहां से आपको फाइल में डेटा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करना है। नाउ एक्सप्लेन मोड्स RWA डिफरेंट मोड्स होते हैं, फाइल मोड्स, ये बताना है होते क्या है। R मतलब रीड मोड, W मतलब राइट मोड एंड A मतलब अपेंड मोड। 3 ही मोड है, रीड, राइट एंड अपेंड, याद रखना। R मतलब रीड, W मतलब राइट एंड A मतलब अपेंड। जब आपको फाइल में डेटा, जो एग्जिस्टिंग डेटा फाइल में पहले से है, उसको रीड करना है तो आप रीड मोड को यूज करोगे, R का यूज करोगे। अगर आपको नई फाइल क्रिएट करना है और उसमें कुछ डेटा ऐड ऑन करना है, खाली फाइल में कुछ लिखना है, तो आप राइट मोड का यूज करोगे। और अगर एग्जिस्टिंग फाइल में आपको कुछ और डेटा ऐड ऑन करना है तो आप अपेंड मोड का यूज करोगे। तो रीड, राइट, अपेंड 3 मोड्स होते हैं फाइल के। व्हाट डज विथ ओपन फंक्शन डू? अभी ओपन फंक्शन क्या करता है मैम? फाइल को ओपन कर देता है ना। अब चाहे वो रीड मोड में ओपन करे, राइट मोड में ओपन करे या अपेंड मोड में ओपन करे, तो जिस भी फाइल में आपको कोई भी डेटा ऐड ऑन करना है या राइट करना है या डिलीट करना है या आपको अपेंड करना है, तो फाइल को पहले हमें ओपन करवाना होता है। इट ओपन्स एंड क्लोजेस द फाइल ऑटोमेटिकली, ठीक है। f.close या f.open यूज किया है ना फाइल हैंडलिंग में। अभी रीड लाइन और रीड लाइंस फंक्शन, ये तीनों फंक्शन होते क्या है? अगर आपको फाइल का डेटा रीड करना है या फाइल में लाइंस रीड करवानी है तो यहाँ पे हम रीड और रीड लाइन और रीड लाइंस फंक्शन का यूज करते हैं। ध्यान से समझना, रीड फंक्शन पूरी फाइल रीड करेगा और रीड लाइन फंक्शन एक सिंगल लाइन रीड करेगा, और रीड लाइंस जो है वो एज ए लिस्ट के फॉर्मेट में जो है सारी लाइंस को रीड करेगा। दिस इज द डिफरेंस। तीनों फंक्शन यूज होते हैं, चॉइस इज योर्स कि क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, कैसे इसको यूज करना है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज सिक फंक्शन? सिक फंक्शन क्या होता है? तो बेटा सिक फंक्शन चेंजेस द पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर। मान लो कि एक फाइल मैंने बनाई जिसमें मैंने लिखा दिस इज अ गुड सेशन, ठीक है। अब अगर मुझे फाइल पॉइंटर को मूव करवाना है लास्ट में, फाइल पॉइंटर को मूव करवाना है बीच में, फाइल पॉइंटर को मूव करवाना है एकदम स्टार्ट में, एंड में, तो हम बेसिकली यूज कर लेते हैं सिक फंक्शन का। जहां से आपको फाइल पॉइंटर को मूव करवाना है वो पोजीशन आपको यहाँ लिखनी होती है। अभी CSV क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी जनरल क्वेश्चन है, आता है, जनरली पूछा जाता है।
तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएसवी। अब सीएसवी जो फाइल्स होती है ये टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जिसमें आप कॉमा से डेटा को सेपरेट करते हो। जो भी डेटा लिखा होता है वो कॉमा से सेपरेट होता है डिफॉल्ट, और ये टेक्स्ट फाइल ही होती है जिसको आप .csv एक्सटेंशन से सेव करते हो तो वो CSV फाइल बन जाती है। तो कॉमा से सेपरेट होती है इसका डेटा, जो भी लिखा होता है कॉमा से सेपरेट होता है, इसलिए इसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज कहते हैं। ओके, अब ये कहाँ यूज होती है, व्हाई दिस CSV यूज्ड? तो इसका यूज किया जाता है बेसिकली यूज टू स्टोर एंड शेयर डेटा इजिली बिटवीन डिफरेंट प्रोग्राम्स लाइक एक्सेल, डेटाबेसेस। इन डिफरेंट प्रोग्राम से अगर आपको डेटा को शेयर करना होता है तो बेसिकली हम CSV फाइल्स का यूज कर लेते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज पिकल मॉड्यूल? अभी सीक फंक्शन देखा है ना, ओपन फंक्शन देखा, रीड लाइन फंक्शन देखा। फाइल हैंडलिंग में एक मॉड्यूल होता है पिकल मॉड्यूल। इसका क्या यूज होता है? तो पिकल मॉड्यूल इज अ पाइथन मॉड्यूल यूज्ड टू स्टोर पाइथन ऑब्जेक्ट्स इन अ फाइल एंड रीड देम बैक। ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ है कि ये वो मॉड्यूल होता है जो कि बेसिकली पाइथन ऑब्जेक्ट्स को फाइल में स्टोर करता है और इसको वापस आप फिर रीड कर सकते हो। तो दिस इज नोन एज पिकल मॉड्यूल। ओके, डिफरेंस बिटवीन CSV एंड पिकल फाइल, इसमें क्या डिफरेंस है? तो पिकल मॉड्यूल का जनरली यूज करते हैं बाइनरी फाइल्स के लिए ना, ध्यान रखना। तो CSV ह्यूमन रीडेबल होती है, पिकल ह्यूमन रीडेबल नहीं होता क्योंकि ये बाइनरी फाइल्स में यूज होता है जैसे मैंने बताया। CSV टेक्स्ट फाइल में यूज होता है। CSV स्टोर सिंपल डेटा एंड पिकल स्टोर्स कॉम्प्लेक्स पाइथन ऑब्जेक्ट्स। अंडरस्टूड? लिख कर आओगे आराम से। चलिए, विच मॉड्यूल इज यूज टू हैंडल CSV फाइल? अब CSV फाइल को हैंडल करने के लिए कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करोगे? तो CSV मॉड्यूल इंपोर्ट करोगे। अभी जब आप CSV फाइल पर काम करते हो तो इंपोर्ट कीवर्ड के थ्रू आप CSV को मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हो, फिर आप इसके फंक्शंस को यूज कर सकते हो। रीड CSV, टू CSV फंक्शंस, जैसे फंक्शंस को आप यूज कर सकते हो, है ना। नाउ विच मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर पिकल? पिकल के लिए कौन सा मॉड्यूल यूज होता है? तो पिकल ही यूज होता है ना, पिकल मॉड्यूल। जैसे CSV के लिए CSV यूज होता है। इंपोर्ट पिकल लिखोगे तो पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट होगा। अब लिस्ट क्या होता है? सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि लिस्ट क्या है। तो लिस्ट इज अ डेटा टाइप जो स्क्वायर ब्रैकेट में आप नंबर्स डिफाइन करते हो कलेक्टिवली। तो एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स का होता है जिसमें एलिमेंट्स म्यूटेबल होता है, और डिफरेंट डेटा टाइप की लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और वो लिस्ट किसमें होती है? स्क्वायर ब्रैकेट में। अभी अगर आपसे पूछा कि लिस्ट और टपल में तो डिफरेंस हमने देखा कि लिस्ट और डिक्शनरी में डिफरेंस क्या है, तो क्या लिखोगे? लिस्ट और डिक्शनरी में डिफरेंस लिखना है तो दोनों ही म्यूटेबल टाइप की वैल्यूज होती है, बट लिस्ट स्टोर्स द वैल्यूज दैट इज रिफर्ड बाय सम इंडेक्स व्हिच इज पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों इंडेक्सिंग हो सकती है। बट डिक्शनरी इज डिफरेंट फ्रॉम लिस्ट। यहाँ पे हम मैपिंग का यूज करते हैं, की और वैल्यू को मैप करते हैं। जो भी वैल्यूज को आप एक्सेस करोगे उसके की के अकॉर्डिंग हम उसे एक्सेस करते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह कर्ली ब्रैकेट से डिफाइन की जाती है। तो लिस्ट में इंडेक्स यूज होता है और यहाँ पे की और वैल्यू पेयर यूज होता है। की वैल्यू पेयर कैसे डिफाइन करते हो? की कॉलन लगा के उसकी वैल्यू लिखते हो। मल्टीपल की वैल्यू पेयर है तो कॉमा सेमीकोलन लगा के आप इसको सेपरेट करके लिख सकते हो। ठीक है, What is डिक्शनरी? तो डिक्शनरी क्या हुआ? डिक्शनरी स्टोर्स द की वैल्यू फॉर्मेट डेटा वैल्यूज, जहां पे की जो है उस वैल्यू से एसोसिएटेड होती है। किसी भी वैल्यू को उसके की से ही आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अभी की और वैल्यूज क्या हो गए? तो की इंडेक्स की तरह होता है, वैल्यूज डेटा वैल्यूज होती है। तो कीज आर यूनिक आइडेंटिफायर जिसकी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, और वैल्यूज आर डेटा लिंक्ड टू द की। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 101 कॉलन राम। ठीक है, तो 101 क्या है? रोल नंबर हो गया, और इसको आप किससे रिफर कर रहे हो? किस वैल्यू से? राम से। राम जो है स्टूडेंट का नेम हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप कुछ की वैल्यू पेयर को डिफाइन कर सकते हो डिक्शनरी में। नाउ कैन डिक्शनरी कीज बी डुप्लीकेट? क्या डिक्शनरी की कीज डुप्लीकेट हो सकती है? भाई जैसे लिस्ट में एलिमेंट तो रिपीट हो सकते हैं लेकिन उनके इंडेक्स डुप्लीकेट नहीं हो सकते ना। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, है ना। बिल्कुल वैसे ही क्या डिक्शनरी में दो कीज आप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने 101 या राम बनाया और 101 अब मैं मोहन नाम से भी क्रिएट कर रही हूँ, तो क्या इस तरीके से दो सेम कीज को आप डिफाइन कर सकते हो? तो इसका आंसर होगा ऑब्वियस नो, बिकॉज डिक्शनरी में जो कीज होती है वो यूनिक वैल्यूज को एक्सेप्ट करती है ना। डिक्शनरी कीज आर मस्ट बी यूनिक। ओके, सो वी कैन नॉट डिफाइन एज डुप्लीकेट। अब सेट डेटा टाइप क्या होता है? तो सेट भी एक टाइप का डेटा टाइप होता है जिसमें आप ऑर्डर्ड कलेक्शन को स्टोर करते हो, बट वो सारे एलिमेंट्स कैसे होते हैं? यूनिक होने चाहिए, इसलिए इसको सेट कहते हैं। मान लो एक वॉवेल का आपने सेट बना दिया AEIOU, तो जितने एलिमेंट है यहाँ पे क्या है? यूनिक है। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? तो ये बेसिकली आप एक सेट में भी डिफाइन कर सकते हो। नाउ डिफरेंस बिटवीन सेट एंड लिस्ट। अब सेट और लिस्ट में क्या डिफरेंस है मैम? दोनों ही स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन हो रहे हैं, दोनों में ही आप क्या कर पा रहे हो? एलिमेंट को जो है यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करवा पा रहे हो। तो इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि लिस्ट में डुप्लीकेट्स अलाउ होते हैं बट सेट में डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते हैं।
लिस्ट आपका ऑर्डर्ड पेयर होता है, सेट आपका अनऑर्डर्ड पेयर होता है। मतलब कि ऑर्डर्ड मतलब यहाँ पे इंडेक्स आपके 0 से लेकर स्टार्ट होता है, लेकिन सेट्स में ऐसा नहीं होता है। सेट्स डुप्लीकेट को अलाउ नहीं करता है, लेकिन लिस्ट अलाउ करता है। लिस्ट में अगर आपके 2 सब्जेक्ट के मार्क्स 90-90 है तो यू कैन सेव, आप एक लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू को लिख सकते हो। लेकिन ये एक ऑर्डर्ड पेयर है जिससे इस डुप्लीकेट वैल्यू को आप यूनिकली एक्सेस कर पा रहे हो इंडेक्स के थ्रू, है ना। चलो, व्हाट इज डेटाबेस? अभी मैम डेटाबेस भी तो है हमारे सिलेबस में, तो डेटाबेस के भी तो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ना। तो डेटाबेस के क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे? सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि डेटाबेस होता क्या है। तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा इलेक्ट्रॉनिकली जब आप किसी एक फॉर्मेट में डेटा वैल्यूज को स्टोर करवाते हो तो वो बेसिकली डेटाबेस कहलाता है, जो कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट कैसा होता है? टेबल के फॉर्मेट में होता है, टेबुलर फॉर्मेट में होता है, जो कि रो और कॉलम्स में डिवाइड होता है। ठीक है, अब डीबीएमएस क्या होता है? इस डेटाबेस को हैंडल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर की हमें जरूरत पड़ती है वो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से हम इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, जिसमें आप डेटाबेसेस को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, डेटाबेसेस डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में डिफरेंस क्या है ये पूछ लिया तो क्या बताओगे? डीबीएमएस के कुछ मॉडल्स होते हैं, नेटवर्क डीबीएमएस होता है ना। वहीं आपके 4 से 5 मॉडल्स होते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल होता है। तो आरडीबीएमएस इज अ टाइप ऑफ डीबीएमएस जिसमें डेटा रिलेशन के फॉर्मेट में, टेबुलर फॉर्मेट में जाके स्टोर होता है। तो यही लिखोगे कि डीबीएमएस हैज नो टेबल रिलेशंस बट आरडीबीएमएस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स। अब आरडीबीएमएस में आप 2 या 2 से ज्यादा टेबल के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करवा सकते हो, बट डीबीएमएस में कोई टेबल रिलेशनशिप नहीं होती है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस एंड आरडीबीएमएस इज अ टाइप ऑफ अ डीबीएमएस। नाउ व्हाट इज MySQL? तो भाई डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो यूज करना पड़ेगा। जैसे हमने पाइथन का यूज किया, C++, जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए इकलौती एकमात्र एक लैंग्वेज यूज होती है जिसको कहते हैं हम SQL लैंग्वेज, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म याद रखना, पूछा जाता है। अब इस लैंग्वेज को यूज कहाँ करोगे? कोई सॉफ्टवेयर तो होगा जहां पे इस लैंग्वेज को यूज करेंगे, तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है MySQL। SQL के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, MySQL होता है, लिब्रे ऑफिस बेस होता है, MS एक्सेस होता है जहां SQL के कोड को रन कर सकते हो, ओरेकल होता है, SQLite होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में पाइथन के अलावा जो सॉफ्टवेयर दिया हुआ है वो है MySQL। तो MySQL क्या हो गया? एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर होता है जहां पे आप SQL क्वेरीज को रन कर सकते हो। ठीक है, अभी टेबल क्या होता है? तो टेबल इज अ रिलेशन which is divided into rows and columns। तो टेबल किसमें डिवाइडेड होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अभी डाउट तो नहीं है ना कुछ भी? बहुत बेसिक से क्वेश्चंस लिए हुए हैं और ऐसे बेसिक ही क्वेश्चन आपसे एक्सटर्नल पूछेगा भी। देखो, एक्सटर्नल के जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो कैसे हो सकते हैं? या तो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे जैसे मैं आपको अभी यहाँ सॉल्व करवा रही हूँ, या फिर कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे। और वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन तभी होते हैं जब आप आंसर देते चले जाते हो। जब आप करेक्ट आंसर्स देते हो ना, तब आपको जो एक्सटर्नल है वो बेसिकली आपसे क्वेश्चंस और ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ में पूछता है। तो हमेशा आंसर्स करेक्ट दो, टू द पॉइंट दो, ताकि कोई और क्वेश्चन पूछने का चांस ही ना रहे। मेरी बात समझ में आई? तो अब ये टेबल भी पूछ सकते हैं कि टेबल होता क्या है, डेटा होता क्या है, डेटाबेस क्या होता है, MySQL क्या होता है, SQL क्या होता है। और ये सारी टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड है, एक भी चीज मिस किया तो आपको नहीं बनेगा। आप देखो यहाँ पे डेटाबेस में सबसे ज्यादा बेसिक और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है कीज का। तो भाई प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की यूनिक कीज होती है। किसी भी टेबल में एक ऐसा कॉलम जो कि यूनिकली रिकॉर्ड्स को डिफाइन कर रहा है, जिसकी वैल्यू नल आप सेट नहीं कर सकते हो, वही प्राइमरी की कहलाता है। अब यहाँ पे फॉरेन की क्या होती है मैम? तो अगर आपको 2 टेबल के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करवानी है तो एक ऐसा कॉलम होगा जो दोनों में कॉमन होगा, उसी को कहते हैं फॉरेन की। ठीक है, जिसके बेसिस पे हम रिलेशनशिप को एग्जिस्ट करते हैं। तो फॉरेन की कनेक्ट्स वन टेबल टू अनदर विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की कॉलम। ठीक है, अब SQL क्या हुआ? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, वही जो मैंने बताया, यूज्ड टू मैनेज द डेटाबेसेस। नाउ डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। बहुत बेसिक क्वेश्चन, एवरी ईयर आता ही आता है, पूछा ही जाता है। क्योंकि आप ध्यान रखना, जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो एक क्वेश्चन आपको MySQL का मिलेगा और एक से ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे SQL के, जिसमें CSV फाइल हैंडलिंग फंक्शंस के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो MySQL में आपको कमांड्स पूछी जाएंगी, उनमें ये कुछ कमांड्स है, डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। तो ड्रॉप जो है वो कौन सी कमांड है? ड्रॉप एक DDL कमांड है, डेटा डेफिनेशन कमांड, जो कि टेबल को ड्रॉप कर देती, पूरी टेबल डिलीट कर देगी। लेकिन अगर टेबल के रिकॉर्ड्स की बात करें तो डिलीट और ट्रंकेट 2 ऐसी कमांड्स है
जो कि DML कमांड्स होती हैं, जो कि टेबल के रिकॉर्ड्स को डिलीट करती हैं। तो डिलीट रिमूव सिलेक्टेड रोज, सपोज कि 101 नाम का एक स्टूडेंट है, उसको हमें डिलीट करना है टेबल में से, तो एक इंडिविजुअल रो को या कुछ 2 या 4 रो को आपको डिलीट करना है, तो यू कैन डिलीट। ओके, ट्रंकेट रिमूव ऑल रोज, टेबल रहेगी, टेबल डिलीट नहीं होगी, लेकिन टेबल के अंदर जितनी रो है सब डिलीट हो जाएगी। एंड ड्रॉप डिलीट द एंटायर टेबल विद द डेटा, फिर आपको टेबल भी नहीं मिलना है। तो ड्रॉप डिलीट्स होल टेबल विद द डेटा, ट्रंकेट डिलीट्स ऑल द डेटा इनसाइड द टेबल बट टेबल रिमेन्स एग्जिस्ट, लेकिन डिलीट रिमूव्स सिलेक्टेड डेटा ओनली। अगर आपको टेबल से कोई ऐसा डेटा डिलीट करना है, मान लो कोई एक स्टूडेंट है राम नाम का जो स्कूल छोड़ के जा चुका है, तो अब नेक्स्ट ईयर आप उसको प्रमोट तो करोगे नहीं, उसको ऑब्वियस आप डिलीट करोगे। तो किसी इंडिविजुअल रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो वी कैन यूज डिलीट कमांड। ठीक है, चलिए व्हाट इज सिलेक्ट कमांड? सिलेक्ट कमांड क्या होता है? तो मैम सिलेक्ट कमांड की मदद से हम क्या कर सकते हैं? सिलेक्ट कमांड की मदद से बेसिकली हम यहाँ पे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। टेबल में आपने अगर 10 डेटा रिकॉर्ड एंटर किए हुए तो 10 डेटा को यदि आपको शो करवाना है या इंडिविजुअल कॉलम की वैल्यूज को शो करवाना है, तो टेबल के अंदर जो वैल्यूज होती है उनको डिस्प्ले करवाने के लिए हम सिलेक्ट का यूज करते हैं। तो टू रिट्राइव द डेटा फ्रॉम द टेबल वी यूज सिलेक्ट कमांड। तो इट इज यूज्ड टू रिट्राइव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। अगर पूरी वैल्यू डिस्प्ले करवानी है टेबल की तो लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, सपोज स्टूडेंट टेबल से आपको पूरा डेटा एक्सेस करना है। अगर आपको किसी कॉलम को एक्सेस करना है तो सपोज मुझे रोल नंबर और नेम एक्सेस करना है, तो RN कॉमा नेम लिखोगे। इस स्टार का मतलब होल रिकॉर्ड्स, होल कॉलम्स, है ना। और अगर आपको किसी इंडिविजुअल कॉलम को एक्सेस करना है तो आप कॉमा लगा के मल्टीपल कॉलम्स का नाम भी स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर वेयर क्लॉज भी यूज होता है सिलेक्ट के साथ, अपडेट के साथ। अब ये वेयर होता क्या है? वेयर का यूज किया जाता है किसी स्पेसिफिक टेबल में से सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आपको डेटा एक्सेस करना है तो वेयर इज यूज्ड टू अप्लाई कंडीशन और सिचुएशन इन द SQL क्वेरीज। मान लो मुझे एक्सेस करना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से मुझे पूरा डेटा एक्सेस करना है, लेकिन पूरा किसका डेटा एक्सेस करना है? वेयर, जहां पर रोल नंबर क्या होगा? 101। भाई जहां पे रोल नंबर 101 होगा उसका पूरा डेटा डिस्प्ले कर दें। तो ये हो गई कंडीशन आपकी जो वेयर में आप स्पेसिफाई करते हो। अभी एक और यूज होता है क्लॉज जिसको कहते हैं ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्या काम करता है? ऑर्डर बाय बेसिकली जो भी टेबल के अंदर आपने डेटा लिखा हुआ है, अगर उसको आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो ऑर्डर बाय बस यही काम करता है। ध्यान रखना, ऑर्डर में अरेंज करना, आइदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग। और यहाँ पे जो डिफॉल्ट ऑर्डर होता है वो असेंडिंग ही होता है। अगर आपको उल्टा सॉर्ट करना है, अगर आपको डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो आपको यहाँ पे DESC लिखना पड़ता है। ठीक है, मान लो मुझे ऑर्डर बाय मैंने लिखा और ऑर्डर बाय बस इतना ही लिखा है, ऑर्डर बाय के आगे कॉलम लिख दिया जिसको सॉर्ट करना है। सपोज रोल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करनी है, तो अब ये 1 to 10 या 1 to 100 इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होंगे। ठीक है, अगर आपको इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो DESC लिखना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो अब ये 10 to 1 में होंगे। तो ऑर्डर बाय इज यूज्ड टू अरेंज ऑल द रिकॉर्ड्स इन एनी ऑर्डर, आइदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग। डिफॉल्ट जो यहाँ पे ऑर्डरिंग अवेलेबल होती है वो होती है असेंडिंग। अगर डिसेंडिंग करना होता है तो आपको DESC लिखना होता है। तो बेसिकली ये यूज होता है सॉर्टिंग के लिए। अभी ग्रुप बाय क्या होता है यहाँ पे बेटा? तो ग्रुप बाय का मतलब होता है अगर आपको किसी टेबल से ग्रुप करके रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है तो हम यहाँ पे मैम ग्रुप बाय का यूज करते हैं। जैसे ग्रुप बाय इज यूज्ड टू ग्रुप द रोज विद द सिमिलर वैल्यूज। मान लो कि हमारे पास में टीचर है और टीचर के नेम है और वो जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो डिपार्टमेंट है। तो सपोज A नाम का टीचर है CS डिपार्टमेंट में काम करता है, B नाम का टीचर भी CS डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, C नाम का टीचर जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, D नाम का टीचर जो है वो बेसिकली आपका आर्ट डिपार्टमेंट में काम करता है। ठीक है, E नाम का टीचर वो अगेन आर्ट एंड क्राफ्ट में काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखो मल्टीपल टीचर्स आर देयर बट उनके डिपार्टमेंट तो सिमिलर हो सकते हैं क्योंकि एक डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा टीचर काम कर सकते हैं। तो अब अगर मैं ये चाहती हूं कि किस डिपार्टमेंट में कितने टीचर्स हैं उसको काउंट कर लिया जाए, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, इनके ग्रुप्स क्रिएट हो जाएंगे। हमें ग्रुप करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो CS का एक ग्रुप बनेगा तो यहाँ से पता चल जाएगा काउंट करके कि CS में जितने नंबर ऑफ CS के टीचर्स हैं उनके नाम आ जाएंगे और वो नंबर ऑफ काउंट हो जाएगा। सेम अकाउंट्स में कितने हैं, आर्ट में कितने हैं, तो ये अलग अलग ग्रुप्स यहाँ बनेंगे और ये किसके थ्रू बनेंगे? सिर्फ और सिर्फ ग्रुप बाय के थ्रू। तो इसको कैसे लिखते हो आप? हमेशा इसको यूज करते हो आप सिलेक्ट कमांड के साथ में ये यूज होता है हमेशा एग्रीगेट फंक्शन, दैट इज सम, मिन, मैक्स, एवरेज और काउंट।
हमेशा इनके साथ में ये यूज होता है ग्रुप बाय, क्योंकि ग्रुपिंग करके आपको सम कैलकुलेट करना है, ग्रुपिंग करके मिनिमम मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, ग्रुपिंग करके आपको एवरेज निकलवाना है, या ग्रुपिंग करके आपको काउंट करना है ना। तो ग्रुप बाय के साथ हमेशा सिलेक्ट में ग्रुप बाय यूज होता है और ये एग्रीगेट फंक्शन यूज होते हैं। साथ ही अगर आपको ग्रुप बाय में कोई कंडीशन स्पेसिफाई करनी है, जैसे वेयर में हम स्पेसिफाई करते हैं, तो ग्रुप बाय के साथ हमेशा हैविंग यूज होता है, ठीक है। सो विच मॉड्यूल इज used for Python MySQL कनेक्टिविटी। लो भाई, MySQL कनेक्टिविटी इस बार सिलेबस में आएगा बेटा, ध्यान रखना। और आपने जो प्रोजेक्ट वगैरह बनाया होगा उसमें कनेक्टिविटी की होगी डेटाबेस की, MySQL की पाइथन के साथ में। तो अगर MySQL को पाइथन के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे कौन सा मॉड्यूल यूज होता है, तो यहाँ पे यूज होता है वही आपका कनेक्टिविटी मॉड्यूल। तो MySQL डॉट कनेक्टर, ये मॉड्यूल बेसिकली यहाँ यूज होता है। कौन सा? MySQL डॉट कनेक्टर मॉड्यूल, याद रखना। व्हाट इज कर्सर? अब MySQL डॉट कनेक्टर में कर्सर का क्या काम होता है, तो यहाँ पे कुछ 6 से 7 स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो आप इंपोर्ट करते हो MySQL डॉट कनेक्टर को, फिर आप कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए कोड लिखते हो, है ना, कनेक्ट मेथड को कॉल करते हो। एक बार अगर डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो उस टेबल में हमें डेटा वैल्यूज को एक्सेस करना होता है। तो कर्सर नाम का यहाँ पे एक फंक्शन होता है जो कि टेबल से वैल्यूज को एक्सेस करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो बेसिकली कर्सर इज एन ऑब्जेक्ट यूज्ड टू एग्जीक्यूट एसक्यूएल कमांड। तो अब आपको टेबल पे इंसर्शन करना है, अपडेशन करना है, जो भी आपको टेबल में कमांड एग्जीक्यूट करवानी, अपडेट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट, आप वो एसक्यूएल क्वेरी को कर्सर फंक्शन में लिखते हो, कर्सर ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज करते हो। कमिट का मतलब क्या होता है? कमिट इज यूज्ड टू सेव द ट्रांजेक्शंस को परमानेंटली सेव करने के लिए डेटाबेस में, चेंजेस को सेव करने के लिए हम कमिट का यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आप फाइल को सेव करते हो कंट्रोल एस से, वैसे ही, ठीक है। अब क्लोज क्यों यूज होता है मैम? तो ओपन तो यूज करते हैं हम फाइल को ओपन करने के लिए, रीड मोड में ओपन करना है, अपेंड मोड में ओपन करना है, जैसे भी। लेकिन एक बार अगर फाइल में आपने काम कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि हम फाइल को क्लोज भी करते हैं। तो f.open, f.close नाम से हम यहाँ पे फंक्शंस का यूज करते हैं। तो क्लोज इज यूज टू क्लोज द डेटाबेस कनेक्शन एज वेल एज क्लोज द फाइल। फाइल में भी यूज करते हैं, फाइल हैंडलिंग में भी, और डेटाबेस को भी क्लोज करना है तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं। अभी एग्जीक्यूट फंक्शन क्यों यूज होता है? क्वेरीज को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। जो भी एसक्यूएल क्वेरी आपने लिखी हुई है पाइथन में, उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है तो एग्जीक्यूट यूज होता है। तो ध्यान रखना, कनेक्ट, कर्सर, एग्जीक्यूट, ओपन, क्लोज, ये कुछ होते हैं फंक्शंस जो यूज होते हैं कनेक्टिविटी में। अब कुछ क्वेश्चंस जो आपसे प्रैक्टिकल प्रोग्राम के बेसिस पे पूछे जा सकते हैं। ये तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट है। अब मान लो कि आपको प्रैक्टिकल में कुछ 4 से 5 क्वेश्चंस दे दिए सॉल्व करने के लिए, एक टेबल वाला क्वेश्चंस दे दिया कि आपको क्वेरीज लिखनी है, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जिसमें आपको फाइल हैंडलिंग के थ्रू फाइल क्रिएट करनी है, उसमें से फाइल में से डेटा रीड करना है, फाइल के डेटा को फाइंड आउट करवाना है, काउंट करना है कैरेक्टर्स, ऐसा कुछ। एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जिसमें आपको फंक्शंस बनाने हैं। अब वो फंक्शंस फाइल में डेटा रीड कर सकता है, व्हाटएवर, किसी का भी फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस देंगे, तो उन क्वेश्चंस में जो आप कोड लिखोगे उस कोड से रिलेटेड भी आपसे जो है क्वेश्चंस बन जाते हैं वाइवा में। तो यहाँ एक क्वेश्चन यही बनता है कि जो आपको प्रैक्टिकल प्रोग्राम दिया गया है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्या बताओगे कि उस प्रैक्टिकल प्रोग्राम में आपने क्या इनपुट किया है, वो प्रोग्राम क्या प्रोसेस कर रहा है, और उस प्रोग्राम से क्या आउटपुट जनरेट हो रहा है। तो कोई भी प्रोग्राम रिलेटेड क्वेश्चन आया तो यही पूछा जाएगा कि बेटा दैट प्रोग्राम यू आर क्रिएटेड या यू विल क्रिएट, ये क्या इनपुट कर रहा है, इसको कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और यहाँ पे इसके थ्रू क्या आउटपुट जनरेट हो रहा है। ओके, नाउ अगर किसी कोड को आपको पूछ लिया, देखो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है एक्सटर्नल कुछ कोड लिख कर दे दें और बोले आपसे कि इसका आउटपुट बताओ क्या जनरेट होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, बट इट डिपेंड्स कि स्टूडेंट्स के लॉजिक स्ट्रांग है या नहीं है ना। अगर आपके कोड लॉजिक स्ट्रांग नहीं है, आपका कोडिंग पार्ट अच्छा नहीं है, तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। डोंट पैनिक, आप सॉरी बोल के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। आप एक्सटर्नल से जितना अच्छे वे में कम्युनिकेट करोगे, उसकी हाँ में हाँ मिलाओगे बेटा जी, देन योर मार्क्स विल बी कंफर्म्ड। ओके, मेरी बात समझ में आ गई। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, एंड इट डिपेंड्स द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। अभी लॉजिक को कैसे यूज करोगे, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो लॉजिक हमेशा कहाँ अप्लाई किया जाता है? लूप्स में, इफ एल्स में, है ना। तो यू आर जस्ट सेइंग द आंसर कि वी कैन यूज द लॉजिक्स इन टू अप्लाई कंडीशंस, टू अप्लाई लूप्स और फंक्शंस, जो भी आप डिफाइन करते हो, जो अपने प्रोग्राम में यूज किया हुआ है। नाउ व्हाट विल हैपन इफ यू रिमूव अ लाइन? अगर फाइल से आपने कोई लाइन को रिमूव कर दिया तो क्या होगा? द प्रोग्राम में गिवन एरर, ऑब्वियस। अगर आपने अपने कोड में से कोई लाइन हटा दी तो ऑब्वियस ही बात है, अगर इनपुट फंक्शन हटा दिया तो वैल्यू कैसे इनपुट करोगे? अगर कोई प्रोसेसिंग की लाइन हटा दी, लूप में से अगर आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हटा दिया, कंडीशन हटा दी, तो ऑब्वियस ही बात है कि इट विल गिव द एरर और रॉन्ग आउटपुट इट विल गिव। ओके, नाउ कैन दिस प्रोग्राम बी रिटन इन अनदर वे? कोई एक कोड आपको दे दिया,
अब देखो कोड को आप एक से ज्यादा तरीके से लिख सकते हो, मतलब कि अगर आपने कोई प्रोग्राम फॉर लूप में लिखा है तो उसको आप व्हाइल लूप में भी डिफाइन कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है मैम। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसी एक कोड को आपने जो लिखा है क्या इसको हम किसी और तरीके से लिख सकते हैं? तो यस, पाइथन अलाउज मल्टीपल वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ओके तो आप इसका आंसर यस में करके आ सकते हो। व्हाट एरर कैन ऑकर इन अ प्रोग्राम? प्रोग्राम में किस तरीके की एरर्स ऑकर होती है? तो प्रोग्राम, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता जो एरर के बिना बनाओ। हाँ, छोटे मोटे जो आपको प्रोग्राम्स होते हो तो आप बना देते हो, लेकिन जब तक प्रोग्राम में एरर नहीं आएगी तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि जो आपने लॉजिक्स अप्लाई किए हुए हैं वो करेक्ट है ना भाई। इंसान भी गलतियां करता है और गलतियों से ही हम सीखते हैं, तो एरर से ही हमें समझ में आता है कि भाई इस कोड को कैसे करेक्ट करना है। तो यहाँ पे एरर होती क्या है, कितने टाइप की एरर जो प्रोग्राम में आती है? तो आपकी सिंटेक्स एरर हो सकता है कि सिंटैक्टिकली आपने गलत लिखा हो, प्रोग्राम लिखा है लेकिन जब आप रन करने जा रहे हो F5 प्रेस करते हो या रन मॉड्यूल पे जाते हो उस समय पे कोई एरर आ जाती है। हो सकता है इंडेंटेशन से रिलेटेड कोई एरर हो जो रन टाइम पे समझ में आती है, या आपके लॉजिक्स में गड़बड़ हो, आपने दो नंबर को डिवाइड तो कर दिया लेकिन नंबर डिवीजन में दे दिया 0, तो प्रोग्राम रन तो होगा लेकिन जो है सही आउटपुट नहीं आएगा। दिस इज नोन एज लॉजिकल एरर, कि आपके लॉजिक्स को अप्लाई करने में कुछ प्रॉब्लम है। तो सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर, ये 3 टाइप की एरर्स होती है। इसका क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में। अभी सिंटेक्स एरर होती क्या है? तो सिंटेक्स एरर ऑकर्स ड्यू टू इनकरेक्ट कोड स्ट्रक्चर। आपको बताया गया था कि इफ के बाद कंडीशन लिखना है और कंडीशन के बाद लगाना है यहाँ पे सेमीकोलन, आपने सेमीकोलन नहीं लगाया तो सिंटेक्स एरर विल कम। आपको पता है कि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, प्रिंट स्मॉल में लिखना था फिर भी पी कैपिटल लिख दिया, तो दिस विल गिव एरर। ओके, आई बात समझ में? दिस इज सिंटेक्स एरर। रन टाइम एरर कब आती है? आपको पता है कि इफ ब्लॉक लिखते समय आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, अगर ध्यान नहीं रखा देन एरर विल कम एट द रन टाइम। कोड वोड सब सही लिखा हुआ है लेकिन रन करोगे तो एरर आ जाएगी। तो रन टाइम, प्रोग्राम को रन कर रहे हो जब एरर आ रही है, दैट इज रन टाइम। इंडेंटेशन एरर इज एन सिंपल एग्जांपल। लॉजिकल एरर, जब आप कोड लिखते हो, लिखते समय कोई एरर आ गई और आपका कोड रन भी हो रहा है, बकायदा आपने लॉजिक अप्लाई कर दिया। फॉर एग्जांपल कि मैंने a दे दिया 10 और b दे दिया 0 और फिर लिख दिया a डिवाइड बाय b, तो भाई कोड तो रन होगा मैम, लेकिन रन होने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये करेक्ट आंसर क्यों नहीं दे रहा है। सो दिस इज लॉजिकल एरर की कहीं ना कहीं आपके लॉजिक्स में प्रॉब्लम थी। इट गिव्स द रॉन्ग आउटपुट और शोइंग एन एरर समटाइम्स। एरर भी शो करता है या फिर रॉन्ग आउटपुट जनरेट होता है। ओके, अभी व्हाट इज डीबगिंग? डीबगिंग क्या होता है? तो डीबगिंग का मतलब होता है कि नॉर्मली जब आप अपने प्रोग्राम में एरर्स को सॉल्व कर रहे होते हो या कोई एरर आती है उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हो, दिस इज नोन एज डीबगिंग। तो डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग द एरर्स। ओके, नाउ व्हाट इज IDE? नेम सम पाइथन IDLEs। देखो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, शुरुआत में ही होना चाहिए था, बट क्योंकि ये पूछा जा सकता है क्योंकि पाइथन एक पॉपुलर लैंग्वेज है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप इसको रन कर सकते हो। तो पाइथन के कुछ IDLE होते हैं। एक होता है सी पाइथन जिसको आप डिफॉल्ट पाइथन होते हो, पाइथन IDLE पर हम इसको रन करते हैं जो नॉर्मली स्क्रिप्ट मोड, इंटरैक्टिव मोड में आप काम कर रहे होते हो। दूसरा होता है आपका एडवांस्ड पाइथन। क्या होता है? एडवांस्ड पाइथन। एडवांस्ड पाइथन में आप पाइचार्म, स्पाइडर IDLE, डिफरेंट जो है IDLEs का यूज कर सकते हो, एडवांस पाइथन में आ जाता है। तो वही लिखना है कि IDLE वो सॉफ्टवेयर होता है, वो इंटरफेस होता है जहां हम प्रोग्राम करते हैं, जहां हम कोड लिखते हैं, आइदर इन इंटरैक्टिव और इन स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, जहां पे कोड आपका रन होकर डिबग होता है, डिबग होकर रन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे IDLE नॉर्मल डिफॉल्ट IDLE भी हो सकता है, पाइचार्म भी हो सकता है, VS कोड, स्पाइडर IDLE, कुछ भी हो सकता है। पाइथन को आप ऑनलाइन भी यूज कर सकते हो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर। ठीक है जी, आ गई बात समझ में? तो इसी के साथ में सेशन यहाँ खत्म करती हूँ एंड होपफुली आपको सारे क्वेश्चन जितने मैंने यहाँ बताए हैं समझ में आए होंगे। अब आपसे आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम में कौन सा इनमें से क्वेश्चन पूछा गया है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। फिर से कह रही हूँ, आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम में इनमें से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वाइवा में बताते हुए जरूर जाना, ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो सके और आपके जो भी जूनियर सीनियर ये वीडियो जब भी देखेंगे तो उन्हें भी क्लियर हो कि भाई ये सॉलिड क्वेश्चन है जो आपसे आपके वाइवा के मार्क्स पूरे दिलवा सकते हैं। तो यदि प्रैक्टिकल में लेकर आना चाहते हो 30 आउट ऑफ 30, तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, वीडियो को शेयर किए बिना मत जाना अपने दोस्तों के साथ, और साथ में आगे पूरे 100 आउट ऑफ 100 अचीव करना है तो भाई मैराथन स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, चैनल पे बने रहना है, कम्युनिटी पोस्ट पे अपडेट होता रहेगा टाइम टू टाइम कि कब कौन सा वीडियो, कब कौन सा मैराथन आ रहा है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अभी के अभी। मिलेंगे अगले धमाकेदार सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।